हेलो फ्रेंड्स। रोज की तरह हम लोग जो है कि सबसे पहले एमसीक्यूज को करने से पहले हम लोग उन प्रश्नों को जो है कि देखते हैं जो आपके टीआरई के पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने कल जो है कि 3 चैप्टर को ख़त्म किया था। आज भी हम लोग 3 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6। ठीक है, और इन जो है कि तीनों चैप्टर से आपके टीआरई के एग्ज़ाम में कितने प्रश्न आए थे, सबसे पहले हम लोग उनको प्रूफ के साथ में देखेंगे। ये जो है कि आपका पहला प्रश्न है, और ये जो है कि टीआरई 3 री एग्ज़ाम 6 to 8 में जो है कि पूछा गया था, मैथ और साइंस वाले पेपर में। ये देखिए, किस उप परमाणविक कण का द्रव्यमान नगण्य है, यानी कि किस उप परमाणविक कण का द्रव्यमान नगण्य होता है। ये जो है कि आपके 6 to 8 में टीआरई 3.0 में री एग्ज़ाम वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, और देखिए टीआरई 3 6 to 8 मैथ और साइंस का जो पेपर हुआ था, वो पेपर हमारे जो है कि टेलीग्राम चैनल पर फाइनल आंसर की के साथ में अवेलेबल है। आप इन प्रश्नों को उनमें देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो इलेक्ट्रॉन जो है कि आपका राइट आंसर है, और इस प्रश्न को हम लोग जिस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ये प्रश्न देखिए उसी चैप्टर में यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए चैप्टर नंबर 4 परमाणु की संरचना। और जैसे ही फ्रेंड्स आप जो है कि यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है कि दिखाई दे रही होगी एरो, एरो दिखाई दे रही होगी, यानी कि यहीं पर आपका जो है कि प्रश्न का आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर जो है कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य और आवेश -1 जो है कि माना जाता है। ठीक है, और पी देखिए प्रोटॉन यहाँ पे देखिए धनात्मक है, यहाँ पे जो है कि आपको दिख रहा होगा। तो ये प्रश्न जो है कि आपका 9th के एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर नंबर 4 से जो है कि पूछा गया था। ठीक है, और भी देखिए 10 प्रश्नों को हम लोग ऐसे ही 10 प्रश्नों को देखेंगे जो कि चैप्टर नंबर 4 से और चैप्टर नंबर 5 से और चैप्टर नंबर 6 से पूछे गए थे, जिनका हम लोग आज एमसीक्यूज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है। तो परमाणु का जो है कि नाभिक धनात्मक होता है, मैंने अभी जो है कि ऊपर दिखाया था प्रोटॉनों की उपस्थिति के कारण। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये देखिए, ये जो है कि आपके चैप्टर नंबर 4 से परमाणु की संरचना से ही यहाँ पर आप जो है कि देख सकते हैं प्रोटॉन जो है कि यहाँ पर देखिए P+ यानी कि प्रोटॉन धनात्मक होता है। ठीक है, तो यहीं से इन दोनों प्रश्नों को आप जो है कि बना पाएंगे। ठीक है, और ये देखिए, ये दोनों प्रश्न जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था, ये जो है कि टीआरई 3 री एग्ज़ाम 6 to 8 मैथ और साइंस वाले जो है कि पेपर में पूछा गया था, जिसका जो है कि क्वेश्चन पेपर हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है फाइनल आंसर की के साथ में। तो वहाँ से आप डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, ये जो है कि आपके जो है कि टीआरई 3 री एग्ज़ाम 6 to 8 में ही ये पूछा गया प्रश्न है, मैथ और साइंस वाले में। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन के सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है। तो 2 और 5 ये जो है कि नाइट्रोजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और ये जो है कि प्रश्न आप जो है कि देख पा रहे होंगे, यहाँ से जब आप जो है कि चैप्टर परमाणु की संरचना, ये आप जो यहाँ पे देख पा रहे होंगे चैप्टर नंबर 4 है परमाणु की संरचना, और इसी में जो है कि विभिन्न जो है कि यहाँ पर विभिन्न तत्वों के जो है कि परमाणु का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो है कि मैं ट्रिक भी किया हूँ यहाँ पे आप जो है कि देख पा रहे होंगे नाइट्रोजन, और यहाँ पे देखिएगा नाइट्रोजन का, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी लिखा हूँ नाइट्रोजन का, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का वितरण। तो इलेक्ट्रॉनों का विन्यास देखिए मैं घेर के रखा हूँ, 2 और 5 होता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है। ये जो है कि महत्वपूर्ण तत्व हैं, और ये जो है कि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं, और ये इनकी संयोजकता है। ठीक है, तो ये आप जो है कि प्रश्न को बना पाएंगे। ठीक है, और ये प्रश्न आपका यहीं से था। और यहाँ पे कुछ और प्रश्न हैं। देखिए कोशिका की खोज जो है कि सर्वप्रथम किसने की थी। तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है कि की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर है। और ये जो है कि प्रश्न आपका जो है कि जैसे ही आप जो है कि खोलेंगे जीवन की मौलिक इकाई चैप्टर नंबर 5, तो चैप्टर नंबर 5 जो जीवन की मौलिक इकाई है, जिसका हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो है कि देख पा रहे होंगे मैं क्वेश्चन नंबर 4 भी लिखा हूँ। कोशिका का सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में जो है कि पता लगाया था। तो यहाँ से आपका जो है कि प्रश्न बिल्कुल जो है कि आया था। ठीक है,
तो ये सारे चैप्टर आपके जो है कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होंगे। तो आप जो है कि क्लास 10th की सभी जो है कि चैप्टर के एमसीक्यूज अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर करवा दिया गया है, उसको आप देख लीजिए। और क्लास 9th की जियोग्राफी उसके भी एमसीक्यूज कंप्लीट हैं, उसको भी आप जाके देख सकते हैं चैनल पे। और क्लास 10th की जियोग्राफी एनसीईआरटी की वो भी, उसके भी सभी चैप्टर के एमसीक्यूज कंप्लीट हैं और प्रूफ के साथ ऐसे ही, तो आप जो है कि उनको देख लीजिएगा। और यहाँ से देखिएगा ये सारे प्रश्न मैं जो बता रहा हूँ ये आपके 6 to 8 में TRE 3.0 री एग्जाम, यानी कि एक ही पेपर से ये सारे प्रश्न आपके आए थे, ठीक है। और ये देखिए कोशिका के चारों ओर झिल्ली कहलाती है, तो प्लाज्मा झिल्ली कहलाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये प्रश्न आप जो है कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे सॉरी फ्रेंड, जैसे ही जीवन की मौलिक इकाई, यहाँ पर आप जो है कि देख पा रहे होंगे जीवन की मौलिक इकाई चैप्टर नंबर 5 है। और यहाँ पे देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 भी लिखा हूँ, कोशिका के चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली होती है, ये झिल्लियाँ लिपिड अथवा प्रोटीन की बनी होती हैं। तो यहाँ से प्रश्न बिल्कुल बना था। और ये किस में बना था, तो मैं जो है कि बता रहा हूँ TRE 3.0 जो री एग्ज़ाम हुआ था 6 to 8 वाला पेपर, उसमें से ये सारे आपके प्रश्न आए थे, ठीक है। और देखिएगा, देखिए इस जो है कि वीडियो में हम लोग टोटल 100 MCQs लगभग करेंगे और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, अस्थायी ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अस्थायी ऊतकों के बारे में जो है कि एक ही कथन सही है, वे विभाजित करने की क्षमता को खो देते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ये जो है कि आपके TRE 3.0 री एग्ज़ाम 6 to 8 में जो है कि पूछा गया प्रश्न है मैथ और साइंस वाले में। और यहाँ से जब आप जो है कि ऊतक खोलेंगे तो ऊतक चैप्टर यहाँ पे आप जो है कि देख पा रहे होंगे, शायद आपका जो है कि चैप्टर नंबर 6 है, जिसका हम लोग MCQs भी आज कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे लिख दिया हूँ। ये विभज्य योतक द्वारा बनी कोशिकाओं का क्या होता है, ये विशिष्ट कार्य करती हैं और विभाजित होने की शक्ति को खो देती हैं। तो यहाँ से आपका जो है कि प्रश्न बिल्कुल आया था 9th के NCERT चैप्टर नंबर 6 और जिसका नाम है ऊतक, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ से एक और प्रश्न मैं दिखाऊंगा, पौधों में विभोज्य ऊतक का क्या कार्य होता है। तो पौधों में जो है कि विभोज्य ऊतक का कार्य मेन होता है विकास करना, तो ठीक है। तो ये विभोज्य ऊतक जो होते हैं ये पौधों में विकास का कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से ये प्रश्न आप जो है कि देख पा रहे होंगे, यहाँ से ये प्रश्न जो है कि आपका बना था, ठीक है। तो ये जो है कि विभोज्य ऊतक, और यहाँ से आप जो है कि देख पा रहे होंगे, यहाँ से इतने में आप जो है कि देखिएगा विभोज्य ऊतक की कोशिकाएं विशिष्टकृत होकर विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतक का विकास करती हैं। तो यहाँ से देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 7 भी लिखा हूँ और विकास करती हैं। तो यहाँ से ये प्रश्न बिल्कुल आपका जो है कि बना था, ठीक है। तो इतने सारे प्रश्न आपके एक ही पेपर में आए थे। और फ्रेंड्स अब हम लोग इतने प्रश्नों को देखने के बाद अब हम लोग चैप्टर जो है कि 4 के जितने MCQs बनेंगे उसको कंप्लीट करेंगे, चैप्टर नंबर 5 के जितने भी MCQs मिलेंगे उसको कंप्लीट करेंगे, और चैप्टर नंबर 6 के जितने भी MCQs बन सकते हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो में जो है कि लास्ट तक बने रहिएगा। और यहाँ पे आप जो है कि देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 8, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज फ्रेंड्स यहाँ पे जे टॉमसन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। और यहाँ से आपका जो है कि शायद 7 नंबर का प्रश्न आपका क्या था, तो विकास, ठीक है। तो 7 का जो है कि बी था। और 8 का यहाँ पे देखिए 8 का क्या था, तो 8 का यहाँ पे 8 का भी बी है, ठीक है। तो 8 का इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे टॉमसन के द्वारा की गई थी, ठीक है। और जैसे कि हम लोग प्रूफ भी देखते हुए चलते हैं, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो है कि देखिएगा परमाणु की संरचना, और यहाँ पे देखिएगा एक अपरमाणुक कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है, और जिसका पता कौन लगाया था, जे टॉमसन ने लगाया था। तो इसको जो है कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये आपके बुक में दिया गया है। शायद आपके जो है कि आगे TRE 4.0 में प्रश्न बने, तो यहाँ पे आप जो है कि इसको दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। और यहाँ से जो है कि हम लोग बढ़ेंगे कब किस पे, प्रश्न नंबर 9 की तरफ। परमाणु में कितने प्रकार के आवेशित कण होते हैं। तो परमाणु में जो है कि 3 प्रकार के जो है कि आवेशित जो है कि कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
और यहाँ से देखिएगा आपका जो है कि प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो प्रोटॉन की खोज यहाँ पर यहाँ पे गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर है। और इसको जो है कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे हमारे बुक में कहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर जो है कि देखिएगा गोल्डस्टीन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज यहाँ पे किसकी खोज, प्रोटॉन की खोज। तो प्रोटॉन की खोज यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे प्रोटॉन की खोज, हाँ यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की जिन्होंने केनाल रे का नाम दिया गया। ये किरणें धनावेशित किरणें थीं जिसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणु कणों की खोज हुई थी। और यहाँ पे जब आप जाएंगे तो प्रोटॉन P+ के द्वारा, तो यानी कि प्रोटॉन की खोज जो है कि कौन किए थे, तो प्रोटॉन की खोज यहाँ पे किए थे गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो है कि राइट आंसर कौन था, 10 का जो है कि ए था, ठीक है। अब देखिएगा आगे 11 नंबर के प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर फ्रेंड्स ऋण आवेश होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा इलेक्ट्रॉन पर कौन आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर यहाँ पर ऋण आवेश होता है, ठीक है। तो ये जो है कि सारे फैक्ट आपके जो है कि बुक में दिए गए हैं। और यहाँ से देखिएगा 12 नंबर का प्रश्न, प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश की तुलना में कैसे होते हैं। यानी कि प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश की तुलना में जो है कि कैसे होते हैं। तो यहाँ पर होते हैं ये बराबर और विपरीत दोनों होते हैं। बराबर और विपरीत दोनों कैसे होते हैं, तो प्रोटॉन का जो है कि +1 होता है और इलेक्ट्रॉन का जो है कि -1 होता है। तो बराबर तो होते हैं लेकिन विपरीत होते हैं, ठीक है। तो यही जो है कि इसमें कहा गया है। और यहाँ से देखिएगा 13 नंबर का प्रश्न, प्रोटॉन परमाणु के कौन से भाग में होते हैं। यानी कि प्रोटॉन परमाणु ये जो है कि कौन से भाग में होते हैं, तो प्रोटॉन परमाणु जो है कि ये होते हैं भीतरी भाग में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परमाणु में समान परिणाम जो है कि में होते हैं, समान परिमाण में होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से कैसे होंगे, तो ये जो है कि होंगे उदासीन होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से ये प्रश्न जो है कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के भीतर यहाँ पे उपस्थित होते हैं। ये यहाँ से एक प्रश्न बना था आपका, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह व्यवस्थित होते हैं, यानी कि भीतर व्यवस्थित होते हैं। और यहाँ से जो है कि परमाणु एक धनावेशित गोला है। और यहीं से जो है कि आपका एक और प्रश्न बना था, यहाँ पे ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आपका बना था, ठीक है। और देखिएगा यहाँ से 15 नंबर का प्रश्न, परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल किसने दिया था। यानी कि परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो यहाँ पे जे टॉमसन के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिएगा यहाँ से टॉमसन का परमाणु मॉडल, टॉमसन ने परमाणु की संरचना से संबंधित एक प्रस्तुत मॉडल किया था जो क्रिसमस केक की तरह परमाणु एक धनावेशित गोला था। तो यहाँ से आपका जो है कि एक और प्रश्न यहाँ से बना था, प्रश्न नंबर जो है कि 15, ठीक है। और देखिएगा यहाँ से 16 नंबर का प्रश्न, रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी पर कैसे कणों को टकराया था। तो अल्फा कणों को जो है कि टकराया था। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर है। यानी कि रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी पर कैसे कणों को टकराया था, तो वो किरणें आपकी जो है कि अल्फा किरणें थी। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और यहाँ से जो है कि आप जो है कि देख पा रहे होंगे यहाँ पे भीतर कैसे व्यवस्थित होते हैं। इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया गया था। तो ये जो है कि आप रदरफोर्ड के बारे में यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अल्फा जो है कि कणों को सोने की पन्नी से टकराया था, ठीक है। और यहाँ से जो है कि आप देख पा रहे होंगे 17 नंबर का प्रश्न, रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल के लिए एक प्रयोग किया, उस प्रयोग में उन्होंने क्या उपयोग किया, तो सोने की पन्नी का जो है कि उपयोग किया था और अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर ही टकराया गया था रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा 18 नंबर, अल्फा कण प्रोटॉन की तुलना में कैसे होते हैं। यानी कि जो अल्फा कण होते हैं वो प्रोटॉन की तुलना में वो कैसे होते हैं, भारी होते हैं कि हल्के होते हैं कि बराबर होते हैं।
तो ये फ्रेंड्स होते हैं अल्फा कण प्रोटॉन की तुलना में जो यहाँ पे भारी होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 19 नंबर अल्फा कण सोने की परमाणुओं में विद्यमान होते हैं। और यहाँ पे आप जो है कि देख पा रहे होंगे अल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान और परमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे, चूंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी होते हैं। तो यही से जो है कि आपका प्रश्न बना था और बन भी सकता है। ठीक है, और अल्फा कण कैसे होते हैं, यानी कि जो अल्फा कण होते हैं वो कैसे होते हैं, तो अल्फा कण जो है कि द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से जो है कि आप जो है कि देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक एरो आपको जो है कि दिख रही होगी। अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं, अतः ये धनावेशित होते हैं चूंकि इनका द्रव्यमान 4u होता है। तो ये जो है कि आप अल्फा कण के द्रव्यमान को 4u जो है कि दिमाग में रखिए। और अल्फा कण जो होते हैं वो द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका प्रश्न बना था। और यहाँ से देख पा रहे होंगे आप 20 नंबर का प्रश्न, अल्फा कण प्रकीर्णन से कौन से परिणाम मिले, यानी कि जो अल्फा कण थे वो प्रकीर्णन जब हुआ तो उसमें से कौन से परिणाम मिले थे। तो यहाँ से जो है कि आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि अधिकतर अल्फा कण सीधे निकल गए थे और कुछ अल्फा कण छोटे कोण से विक्षेपित हुए थे और एक कण वापस आ गया था। तो यहाँ से आपका प्रश्न बना था। और यहाँ से जब आप जो है कि देख पा रहे होंगे अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से आशा के बिल्कुल विपरीत परिणाम दिया। क्या परिणाम दिया था, तो यहाँ से ये जो है कि तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए थे। तो एक ऑप्शन यहाँ से था। और जो है कि आगे हम लोग देखेंगे तो एक यहाँ से था, कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए थे। तो यहाँ से एक प्रश्न जो है कि आपका बन गया था और यहाँ से बन गया था। और आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया था। तो यहाँ से ये आपका जो है कि प्रश्न था। ठीक है, और यहाँ से जो है कि आपका 21 नंबर का प्रश्न क्या है, नाभिक किसे कहते हैं। तो नाभिक हम लोग जो है कि कहते हैं परमाणु का धनावेशित जो केंद्र होता है इसको हम लोग नाभिक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जो है कि आप जो है कि देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाता है उस कक्षा को क्या कहते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाते हैं उस कक्षा को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस कक्षा को हम लोग ऊर्जा स्तर कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जो है कि आप देख पा रहे होंगे जब इलेक्ट्रॉन इस विविध कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा विकिरण नहीं होती है। ठीक है, और यहाँ से जो है कि आप देख पा रहे होंगे इन कक्षाओं या कोषों को क्या कहते हैं, तो ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो यहाँ से आपका प्रश्न बना था। और यहाँ से देखिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या कमियां थी, यानी कि जो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उसमें कुछ कमियां निकल कर आई थी। वो कमियां क्या थी, तो वो कमियां थी फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन का अस्थिर होना। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर बी को याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का अस्थिर होना ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की एक महत्वपूर्ण कमियां थी। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न आपका बना था। और यहाँ से देखिए इलेक्ट्रॉन का अस्थायी हो पाना संभव नहीं है, और ऐसा होता तो परमाणु अस्थिर होता, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु अस्थायी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये इसकी जो है कि कमियां थी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के। ठीक है, और यहाँ से जो है कि आपका 24 नंबर का प्रश्न क्या है, न्यूट्रॉन द्रव्यमान में किसके बराबर होते हैं, तो न्यूट्रॉन द्रव्यमान में यहाँ पर होते हैं प्रोटॉन के बराबर होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आपका जो है कि प्रश्न बना था। और यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर शायद मैं 24 ऊपर लिखा भी हूँ आपकी सुविधा के लिए। देखिए न्यूट्रॉन के बारे में। ठीक है, 1932 में जे चैडविक ने एक और अपरमाणुक कण को खोज निकाला जो धनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था। तो यहाँ से आप जो है कि इसको देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप जो है कि देख पा रहे होंगे आगे 25 नंबर का प्रश्न, परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है, यानी कि जो परमाणु का द्रव्यमान होता है उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसको हम लोग निकालेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को जब योग को जब करेंगे तो यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से जब आप जो है कि देख पा रहे होंगे यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और यहाँ पे न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के
बराबर जो है कि प्रकट किया जाता है। यहाँ पे मैं प्रश्न नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 भी लिखा हूँ आपके जो है कि सुविधा के लिए, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा आगे, निम्न में से कौन सा ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ऊपर आपका जो है कि प्रश्न बना था, और TRE 3 री एग्जाम 6 to 8 में मैथ और साइंस वाले में प्रश्न पूछा गया था। तो मैं एक और प्रश्न डाल दिया, जो ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो जो है कि ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 और 6, ठीक है। तो 2 और 6 यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए नाइट्रोजन का आपने पूछा था, और मैं यहाँ से ऑक्सीजन का जो है कि आपको दिखाया था, यानी कि 2 और 6। और इसी तरह आप जो है कि विभिन्न तत्व, जो तत्व दिए गए हैं उनके जो है कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक नज़र में जो है कि रट्टा मार लीजिएगा, 1 नंबर का जरूर पूछता है, और ये सारे प्रश्न आपके महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा 27 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन से हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। यानी कि निम्न में से कौन से हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक देखिए प्रोटियम है, और ड्यूटेरियम है, और ट्राइटियम है, ठीक है। तो यानी कि उपरोक्त सभी जो है कि आपके राइट आंसर हैं ऑप्शन नंबर डी। ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है, ठीक है। और यहाँ से ये प्रश्न आपका जो है कि बना था, और इस तरह जो है कि हम देख सकते हैं हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक होते हैं, और प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होते हैं, ठीक। यहाँ से ये आपका जो है कि एरो आ रही है, और यहीं से जो है कि मैं प्रश्न भी बनाया हूँ, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम आपके लिए अगर इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप जो है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जब आप पॉजिटिव कमेंट करते हैं तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। यहाँ से देखिएगा 28 नंबर का प्रश्न, निम्न में से किन क्षेत्रों में समस्थानिक का अनुप्रयोग किया जाता है। यानी कि निम्न में से किन क्षेत्रों में समस्थानिक का अनुप्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से जो है कि आपके ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में, और कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग, और घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। ये जो है कि आपके जो है कि बुक्स में दिया गया है। और देखिए समस्थानिकों के अनुप्रयोग, तो समस्थानिकों के अनुप्रयोग यहाँ पे क्या है। तो देखिएगा यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी के ईंधन के रूप में, और यहाँ से देखिएगा ईंधन के रूप में, परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में, और कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग, और घेंघा रोग के इलाज के लिए आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट हैं आपके, और यहीं से प्रश्न भी बनते हैं। और देखिए प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं कैसी होती हैं। देखिए अब हम लोग चैप्टर नंबर 5 की तरफ आ गए हैं, ठीक। 4 हमारा कंप्लीट होता है, और देखिए कुछ आसान आपके MCQs बच गए होंगे, तो विस्तार से जब हम लोग करेंगे चैप्टर वाइज तो उसमें हम इनको इंक्लूड कर देंगे। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके इम्पोर्टेंट MCQs थे उसको हमने बना दिए थे, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे। और प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं कैसी होती हैं। तो प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं जो कि एक समान होती हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। और यहाँ से जब आप देखेंगे, जैसे ही जो है कि चैप्टर स्टार्ट होता है और प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं एक समान होती हैं। देखिए यहाँ पर मैं एरो भी दिया हूँ। देखिए मैं खुद ही बुक्स को पढ़ता हूँ, ताकि जो है कि आपको जो है कि एक भी प्रश्न अगर इस चैप्टर से आए आपके एग्जाम में, तो एक भी प्रश्न आपको छूटे ना, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं एक समान होती हैं, और यहाँ से प्रश्न बना था। और यहाँ से देखिए 2 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कोशिकाओं के आधार पर जीव कौन कौन से प्रकार होते हैं। यानी कि कोशिकाओं के आधार पर जीव कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो देखिए कोशिकाओं के आधार पर जो जीव होते हैं ये एक कोशिकी भी होते हैं और बहुकोशिकी भी होते हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिएगा यहाँ से वे कोशिकाओं से बनते हैं, यद्यपि कुछ जीव एक कोशिकी भी होते हैं। और यहाँ से जब आप देखेंगे तो प्रत्येक बहुकोशिकी जीव एक कोशिकी से ही विकसित हुए हैं। तो यहाँ से यानी कि एक कोशिकी और बहुकोशिकी भी जीव होते हैं कोशिकाओं के आधार पर। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, किस वैज्ञानिक ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। तो किस वैज्ञानिक ने लगाया था, तो रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ऐसे वैज्ञानिक थे जो कोशिका में केंद्रक का पता लगाए थे,
तो इनको जो है कि आप याद रखिएगा, शायद प्रश्न बन सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर है। और ये भी आपके जो है कि एनसीईआरटी में दिया गया है। देखिए, कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने लगाया था, और यहाँ पे देखिए रॉबर्ट ब्राउन ने, यहाँ पे देखिए रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। तो यहाँ से मैं आपका प्रश्न बना दिया था, और अगर एग्जाम में बन जाए तो आप जो है कि इसको याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा मानव शरीर की कोशिकाएं कैसी होती हैं, यानी कि जो मानव शरीर होता है उसमें उनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, तो अलग अलग होती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ेंगे, और एक कोशिकी अमीबा में कोशिकाएं कैसी होती हैं, तो एक कोशिकी अमीबा में कोशिकाएं होती हैं, ये आकार बदलती रहती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग देखेंगे कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं, जैसे एक कोशिकी अमीबा। तो यहाँ से आपका जो है कि मैं प्रश्न बनाया था, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और यहाँ से जब आप देखेंगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 6 को, तो तंत्रिका कोशिका का आकार कैसा होता है, तो तंत्रिका कोशिका का आकार जो है कि स्थिर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जब आप देखेंगे तो तंत्रिका यहाँ पे आप जो है कि देखेंगे, तो यहाँ से मैं जो है कि बनाया हूँ कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं, तो एक कोशिकी अमीबा का इसमें उदाहरण है। और यहाँ पे कुछ जीव कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है, प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है, उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तो इसको जो है कि आप याद रखिएगा। और यहाँ से प्रश्न आपका, कोशिका किसे कहते हैं, तो कोशिका हम लोग किसे कहेंगे, तो कोशिका हम लोग उन्हीं को कहेंगे सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई, और सजीवों की मूलभूत क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहेंगे, तो कोशिका कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे और सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिएगा यहाँ से 8 नंबर का प्रश्न, श्रम विभाजन किन जीवों में होता है, तो श्रम विभाजन होता है मुख्य रूप से यहाँ पर बहुकोशिकी जीवों में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप जब देखेंगे तो बहुकोशिकी जीवों में श्रम विभाजन होता है, जैसा कि मनुष्यों में इसका अर्थ यह है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं, जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय रुधिर को पंप करता है और आमाशय भोजन का पाचन करता है। तो यहाँ से प्रश्न फ्रेंड्स आपके एग्जाम में बन सकता है, इसको जो है कि आप कैप्चर करिएगा। और यहाँ से जब आप देखेंगे 9 नंबर का प्रश्न, तो प्रत्येक कोशिका में कौन से गुण दिखाई देते हैं, तो प्रत्येक कोशिका में जो है कि दिखाई देते हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य, ये प्रत्येक कोशिकाओं में ये गुण दिखाई देते हैं, जिसको आप जो है कि याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स अब हम लोग 10 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, लगभग प्रत्येक कोशिकाओं में 3 गुण दिखाई देते हैं, जैसे प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। तो एक एक लाइन में जो है कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, और जैसे कि आप जब एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो ये सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। और देखिए, मैं खुद पढ़ के ये आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो देखिए मेरी बहुत मेहनत लगी है। और देखिएगा फ्रेंड्स, जब आप चैनल पे कमेंट करते हैं और जब आप जो है कि अच्छा रिस्पॉन्स दिखाते हैं, तो हमें जो है कि बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा 10 नंबर का प्रश्न हमारा, देखिए कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली, और यहाँ से 10 नंबर का प्रश्न, यहाँ से कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली किस प्रकार की होती है, तो कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली ये होती है वर्णात्मक परागम्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स जब आप जाएंगे तो देखिए, यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है, यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णात्मक परागम्य झिल्ली भी कहते हैं। तो यहाँ से प्रश्न मैं बनाया था। ठीक है, और देखिएगा यहाँ से 11 नंबर का प्रश्न, विसरण प्रक्रिया में गैस की गति कैसी होती है। तो विसरण जो प्रक्रिया होती है, इसमें गैस की गति होती है हमारी उच्च सांद्र से निम्न सांद्र की ओर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, विसरण की जो प्रक्रिया होती है, इसमें गैस की गति हमारी उच्च सांद्र से निम्न सांद्र की ओर होती है। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है। और जब आप जो है कि देखेंगे तो यहाँ से देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन
कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ सकते हैं। और हमने देखा कि कुछ पदार्थों की गति उच्च सांद्र से निम्न सांद्र की ओर होती है। तो इसमें जो है कि गैसों का विसरण होता है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, और ये सारी गैसें हैं आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न भी आपका क्लियर होता है। और प्रश्न नंबर 12 की तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार किस प्रक्रिया द्वारा आ जा सकती है। ठीक है, तो ये जो है कि विसरण प्रक्रिया के द्वारा हमने ऊपर अभी दिखाया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा 13 नंबर का प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में अंतर आता है, उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका से CO2 बाहर निकल जाती है। तो विसरण के द्वारा निकलती है, इसको जो है कि आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए 13 नंबर का प्रश्न, अगर कोशिका को अल्प परासरण दाबी विलयन में रखते हैं तो कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कोशिका पर फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा कोशिका फूलने लगती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रश्न जो है कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो है कि आप देख पा रहे होंगे पादप कोशिकाओं में शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखे तो, और यहाँ पे जब आप परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा, ऐसे विलयन को अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं। और इसमें जो है कि यहाँ पे आप जो है कि देख पा रहे होंगे, जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर आने जाने वाले जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होती है। इस प्रकार शुद्ध परिणाम यह होगा कि जल कोशिका के अंदर गया, इससे कोशिका फूलने लगेगी। ठीक है, तो इसको जो है कि मैंने यहाँ से प्रश्न बनाया था बहुत ही बारीकी से, और BPSC भी बहुत ही बारीकी से प्रश्न पूछ रहा है, यह आपने देखा होगा। ठीक है, और आपने देखा होगा यहाँ से 14 नंबर का प्रश्न, यदि कोशिका के बाहर विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो विलयन क्या होगा। तो विलयन यहाँ पर होगा फ्रेंड्स अति परासरण विलयन। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा अति परासरण, यदि देखिए कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को हम लोग क्या कहेंगे, अति परासरण दाबी विलयन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैंने प्रश्न आपका बनाया था। ठीक है, और देखिए यहाँ से अल्प परासरण दाबी विलयन में कोशिका के फूलने का कारण क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा 15 नंबर का प्रश्न, अल्प परासरण दाबी विलयन में कोशिका के फूलने का कारण क्या है। तो यहाँ पे जल का कोशिका के अंदर आना, यही जो है कि कोशिका के फूलने का कारण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये मैंने जो है कि आपका जो है कि दिखाया था। और यहाँ पे देखिए जल के अणु, यहाँ पे देखिए जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका के बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होगी। इस प्रकार शुद्ध परिणाम यह होगा कि कोशिका जो है कि कोशिका के अंदर गया। ठीक है, जल कोशिका के अंदर गया, इससे कोशिका फूलने लगेगी। तो ये जो है कि आपका फैक्ट है। और यहाँ से देख पा रहे होंगे आप 16 नंबर का प्रश्न, एक कोशिकीय जीव प्रक्रिया द्वारा भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। यानी कि एक कोशिकीय जो जीव होते हैं जिस प्रक्रिया द्वारा भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो एंडोसाइटोसिस, यहाँ पे देखिएगा एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, थोड़ा ऐसे ही साइंस के नाम होते हैं, एंडोसाइटोसिस। और ऑप्शंस नंबर यहाँ पे बी, देखिए एंडोसाइटोसिस, ये जो है कि इसके द्वारा एक कोशिकीय जीव जो है कि एंडोसाइसिस के द्वारा भोजन या अन्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और यहाँ पे जब आप देख पा रहे होंगे कोशिका झिल्ली लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन अथवा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे अमीबा अपना भोजन इसी प्रकार जो है कि प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। तो ये भी प्रश्न आपका बन सकता है कि अमीबा किस प्रक्रिया के द्वारा भोजन जो है कि प्राप्त करता है, तो एंडोसाइटोसिस के द्वारा। ठीक है, और देखिएगा आगे यहाँ से जो है कि आपका 17 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, पादप कोशिका भित्ति किन अणुओं से बनी होती है। यानी कि जो पादप कोशिका भित्ति होती है वो किन अणुओं से बनी होती है। तो
तो ये जो है कि सेलुलोज के अणुओं से बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए। देखिए पादप कोशिका की भित्ति ये सेलुलोज के अणुओं से बनी होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और यहाँ से आप जो है कि देख पा रहे होंगे निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है, यानी कि एक कोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव में देखिएगा अमीबा भी आता है और पैरामीशियम और क्लेमिडोनास, ठीक है। तो उपयुक्त जो है कि सभी जो है कि आपके राइट आंसर हैं। ये आपके जो है कि एनसीईआरटी में दिया गया है। तो एक कोशिकीय जीव में आप नोट कर लीजिएगा अमीबा, पैरामीशियम और क्लेमिडोनास, ठीक है। और यहाँ से ये प्रश्न आपका जो है कि देख पा रहे होंगे एकमात्र कोशिकी स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव जैसे अमीबा, ठीक है। अमीबा, क्लेमिडोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया ही हो सकती है, ठीक है। इन सजीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। तो मैंने यहाँ से प्रश्न बनाया था और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में 100% बनेगा, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा आगे क्रोमोसोम किसका बना होता है। तो क्रोमोसोम फ्रेंड्स यहाँ पे बना होता है, क्रोमोसोम बना होता है डीएनए और प्रोटीन का, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, ए व बी दोनों, ठीक है। तो क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। और यहाँ पे जब आप जाएंगे तो देखिएगा यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, देखिए क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। यहाँ से मैंने प्रश्न को बनाया था, ठीक है। तो यहाँ से इसको आप नोट डाउन करिएगा कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र कौन सा है, यानी कि कोशिका का जो अपशिष्ट होता है उसको निपटाने वाला तंत्र कौन सा है। तो उसको जो है कि निपटाने वाला तंत्र यहाँ पर है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है इसका कार्य ये होता है कि कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों को ये निपटाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला जो है कि तंत्र है। ये बाहरी पदार्थ एवं कोशिका के अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। तो यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है जो मैं कैप्चर किया हूँ और आप भी कैप्चर कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा 21 नंबर का प्रश्न, निम्न में से किसको कोशिका का बिजली घर कहते हैं जो दोहरी झिल्ली की बनी होती है, यानी कि कोशिका का बिजली घर किसको कहते हैं और जो दोहरी झिल्ली की बनी होती है, तो वो है माइटोकांड्रिया, ठीक है। तो माइटोकांड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं जो दोहरी झिल्ली की बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से जब आप जाएंगे तो देखिएगा माइटोकांड्रिया कोशिका का बिजली घर है। तो ये जो है कि आपका यहाँ पे देखिए माइटोकांड्रिया कोशिका का बिजली घर है। और माइटोकांड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है, बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है और भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है, ठीक है। तो यहाँ से मैं हाईलाइट किया हूँ, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इसको जो है कि आप नोट डाउन करिएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा आगे प्रश्न नंबर 22, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक चीज़ क्या है। तो पौधों में जो है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत अधिक आवश्यक चीज़ क्या है, तो ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक चीज़ है, इसको जो है कि आप याद रखिएगा। और ये भी प्रश्न बन सकता है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ से जब आप जाएंगे तो देखिए पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। यहाँ पर जो है कि दिया गया है आपके जो है कि बुक में, क्लास 9th के बुक में दिया गया है और मैं जो है कि हाईलाइट भी किया हूँ। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। और यहाँ से देखिए आपका जो है कि चैप्टर नंबर 5 का भी MCQs कंप्लीट होता है। और यहाँ से अब हम लोग चैप्टर नंबर 6 के MCQs को कंप्लीट करेंगे। और देखिए इन तीनों चैप्टर से लगभग 10 प्रश्न आपके TRE3 री एग्ज़ाम 6 to 8 मैथ और साइंस वाले में पूछा गया था और PRT में भी पूछा गया था 9 to 10th वाले में, यानी कि साइंस में से जितने भी पोर्शन में साइंस पूछा गया था इन तीनों चैप्टर से आपके जो है कि प्रश्न बने थे। तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ से देखिएगा अमीबा में सभी कार्य कितने कोशिका तंत्र द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिए आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है और बना भी है। और यहाँ से देखिएगा अमीबा में सभी कार्य कोशिका द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो ये जो है कि संपन्न किए जाते हैं आपके ऑप्शंस नंबर 1 यानी कि ए, ठीक है। तो यानी कि एक अमीबा में सभी कार्य एक कोशिका द्वारा संपन्न किए जाते हैं, यानी कि साफ तौर पे जो अमीबा होता है वो एक कोशिकी जंतु है, एक कोशिकी प्राणी है, ठीक है। तो इसको जो है कि आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए अध्याय नंबर 6 में भी जैसे अध्याय नंबर 6 स्टार्ट होता है
और यहाँ से सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा एक ही कोशिका द्वारा गति, भोजन लेने की प्रक्रिया, गैसीय विनिमय और उत्सर्जन क्रिया संपन्न की जाती है। तो यहाँ से प्रश्न आपका मैं बनाया था, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा आपका पौधों में ऊतक कैसे होते हैं। तो पौधों में जो ऊतक होते हैं वो जीवित भी होते हैं और मृत भी होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा आगे, और पौधों में स्थिर होते वे गति नहीं करते हैं चूँकि उन्हें सीधा खड़ा होना होता है। और उनकी बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने वाले ऊतक होते हैं। ये सहारा प्रदान करने वाले ऊतक प्रायः मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। तो मृत और जीवित दोनों कोशिकाएं होती हैं पौधों में। इसको जो है कि आप याद रखिएगा। जीवन की मूल इकाई क्या है। तो जीवन की जो है कि मूल इकाई जो है कि यहाँ पे है कोशिका है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसको जो है कि आप नोट डाउन करिएगा। और यहाँ से देखिएगा आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा, ऊतकों की विभाजन क्षमता के आधार पर पौधों के ऊतकों को कौन कौन से वर्ग में विभाजित किया जाता है। तो यहाँ पे जो है कि आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विभोज्य ऊतक और अस्थायी ऊतक में जो है कि पौधों के ऊतकों को वर्गीकृत किया गया है। किसमें, विभोज्य ऊतक और अस्थायी ऊतक में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो है कि आप देख पा रहे होंगे ऊतकों की विभाजन क्षमता के आधार पर ही पौधों के ऊतकों का वर्गीकरण किया जाता है। और यहाँ से देखिए वृद्धि अथवा विभोज्य ऊतक तथा अस्थायी ऊतक जंतुओं में, यहाँ पे देखिएगा पौधों में वृद्धि एवं विभोज्य ऊतक तथा अस्थायी ऊतक, और जंतुओं में कोशिका वृद्धि अधिक एक रूपी होती है। अतः जंतुओं में विभाज्य अथवा अविभाज्य क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। यानी कि पौधों में विभोज्य ऊतक और अस्थायी ऊतक होते हैं। ये जो है कि आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ से जो है कि आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा, और पौधों की जिन क्षेत्रों में वृद्धि होती है उन क्षेत्रों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं। यानी कि पौधों की जिन क्षेत्रों में वृद्धि होती है उन क्षेत्रों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं। तो विभोज्य ऊतक पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर है। और यहीं से प्रश्न आपका बना था जो मैं ऊपर आपको दिखाया था, ठीक है। और यहाँ पे अब जब देखेंगे, देखिए विभोज्य ऊतक और पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में होती है। ऐसे विभाजित ऊतकों के उन भागों में पाए जाते हैं के कारण ये ऊतकों को विभोज्य ऊतक भी कहा जाता है। तो यहाँ से जो है कि आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ से यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकल भी किया गया है, प्याज के मूल वृद्धि, ठीक है। तो यहाँ से इसको आप कैप्चर करेंगे। और यहाँ से देखिएगा आपका जो है कि यहाँ से प्रारंभ के शीर्ष विभोज्य ऊतक जड़ों एवं तनों के वृद्धि वाले भाग में विद्यमान होते हैं। वहाँ उनकी लंबाई में वृद्धि करता है। तने की परिधि या मूल में पार्श्व विभोज्य ऊतक कैम्बियम के कारण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है कि प्रश्न बन सकता है। और यहाँ से देखिएगा आगे, विभोज्य ऊतक एक विभाज्य ऊतक है तथा यह पौधों के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो यहीं से आपका प्रश्न बना था और बन भी सकता है, ठीक है। यहाँ से देखिएगा 6 नंबर का प्रश्न, बहुकोशिकीय जीवों में ऊतकों का क्या उपयोग होता है। यानी कि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं ऊतकों का क्या उपयोग होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए बहुकोशिकीय जीवों में गति, अंग और तंत्र का निर्माण और संदेशों का वाहक, ठीक है। तो इसको जो है कि आप याद रखिएगा। और यहाँ से जब आप देखेंगे बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं। इनमें अधिकतर कोशिकाएं कुछ विशिष्ट कार्यों को ही संपन्न करने में सक्षम होती हैं, ठीक है। तो मनुष्यों में पेशी कोशिका फैली और सिकुड़ती है जिससे गति होती है। तंत्रिका कोशिकाएं संदेशों की वाहक होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये ऑप्शन में था। और यहाँ से देखिए दूसरी ओर जंतुओं के प्रचलन के लिए अंग तंत्रों के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के अनुकूलित होते हैं। तो यही तीनों ऑप्शंस थे जो कि आपके जो है कि प्रश्न में दिए गए थे, ठीक है। और यहाँ से अंगों और अंग तंत्रों का संरचनात्मक संगठन जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में कैसा होता है। तो ये होता है विशिष्ट और असीमित, विशिष्ट और सीमित दोनों होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। और यहाँ से देखिएगा वृद्धि अथवा विभोज्य ऊतक, अस्थायी ऊतक जंतुओं में वृद्धि अधिक एकरूप होती है। जंतुओं में विभाज्य अथवा अविभाज्य क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, और अंगों और अंग तंत्रों का संरचनात्मक संगठन जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में अधिक विशिष्ट व सीमित होता है। तो यही आपका जो है कि यहाँ पे ऑप्शन था, जटिल और विशिष्ट और सीमित, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से 8 नंबर के प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। शीर्षस्थ विभोज्य ऊतक पौधों के किस भाग में विद्यमान होता है।
तो ये जो है कि विद्यमान होता है जड़ों के वृद्धि वाले भाग में और तने के वृद्धि वाले भाग में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर है। शीर्षस्थ विभोज्य ऊतक पौधों के किस भाग में होता है? तो यहाँ पे जो है कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे शीर्षस्थ विभोज्य ऊतक, ये जो है कि पौधों के ऊपरी वाले भाग में होता है, जैसे तना में, ठीक है। और प्रारोह के यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्रारोह के शीर्षस्थ विभोज्योतक जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान होते तथा वह इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। तने की प्रधि या मूल वृद्धि पार्श्व विभोज्योतक कैम्बियम के कारण होता है। तो यहाँ से प्रश्न आपका एक बना था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए तने की परिधि या मूल में वृद्धि किस कारण होती है? तो तने की वृद्धि या मूल में वृद्धि यह होती है पार्श्व विभोज्य ऊतक के कारण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर है। और यहाँ से मैं प्रश्न आपका बनाया था, यहाँ पे जो है कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे शीर्षस्थ, हाँ यहाँ पे पार्श्व विभोज्य ऊतक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पौधों में विभोज्य ऊतक की स्थिति, तो पार्श्व विभोज्य ऊतक, ठीक है। तो यहीं से आपका प्रश्न बना था। और यहाँ से देखिए पौधों में शीर्षस्थ विभोज्य ऊतक का क्या कारण है? तो यहाँ से ये इसका कारण क्या है? तो जड़ों और तनों की लंबाई में वृद्धि करना। तो शीर्षस्थ विभोज्य ऊतक का क्या कार्य है? तो जड़ों और तनों की लंबाई में वृद्धि करना। ये मैं जो है कि आपको ऊपर बताया था। और यहाँ पे एक बार और यहाँ पे बता दूँ, प्रारोह के शीर्षस्थ विभोज्य ऊतक जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान होते हैं तथा ये उनकी लंबाई में वृद्धि करते हैं, ठीक है। तने की परिधि या मूल में वृद्धि पार्श्व विभोज्योतक के कारण होता है। तो शीर्षस्थ अस्तित्व जो विभोज्य ऊतक होते हैं, इनका कार्य क्या होता है? तो इनकी लंबाई में वृद्धि करना होता है, ठीक है। किसमें? तो पौधों में, ठीक है। अंतर्वृष्ट विभोज्य ऊतक पौधों में कहाँ उपस्थित होते हैं? तो अंतर्वृष्ट विभोज्य ऊतक पौधों में जो है कि ये उपस्थित होते हैं पौधों में पर्व संधियों के पास में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से जब आप देखेंगे अंतर्वृष्ट विभोज्य ऊतक कुछ पौधों में पर्व संधियों के पास पाए जाते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आपका मैं बनाया था और आपके एग्जाम में भी बन सकता है, ठीक है। तो कैप्चर करिए। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, विभोज्य ऊतक द्वारा बनी कोशिकाएं विभाजित होने की शक्ति खोकर किसका निर्माण करती हैं? तो अस्थायी ऊतक का जो है कि निर्माण करती हैं शक्ति खोकर, ठीक है। तो यहाँ से जो है कि आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ये प्रश्न आपका बना था जो कि मैं आपको ऊपर दिखाया था। और यहाँ से जब आप देखेंगे विभोज्य ऊतक द्वारा बनी कोशिकाओं का क्या होता है? तो एक विशिष्ट कार्य करती हैं, विभाजित होने की शक्ति खो देती हैं, जिसके फलस्वरूप वे अस्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका प्रश्न मैं बनाया था। और यहाँ से जब आप देखेंगे विभोज्य ऊतक की कोशिकाओं में क्या होता है? तो विभोज्य ऊतक की कोशिकाओं में होता है अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जब आप जाएंगे 14 नंबर के प्रश्न की तरफ, तो देखिए पैरेनकाइमा ऊतक कैसा होता है? यानी कि जो पैरेनकाइमा ऊतक होता है वो कैसा होता है? तो वो होता है फ्रेंड्स, पैरेनकाइमा ऊतक सरल कोशिका का बना होता है, ये भी है सही। और पौधों की सहायता को प्रदान करता है पैरेनकाइमा ऊतक। और पैरेनकाइमा जो ऊतक होता है भोजन का जो है कि भंडारण करता है। यानी कि उपरोक्त सभी राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से आपका प्रश्न बना था। और देखिए पैरेनकाइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल अस्थायी ऊतक है। यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं को प्राय बना होता है। ये जीवित कोशिकाएं हैं, ये प्रायः बंधन मुक्त होती हैं। ये ऊतक प्रायः भोजन का भंडारण कुछ पैरेनकाइमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण उत्पन्न होता है। और यहाँ से देखिएगा एक और ऑप्शन यहाँ से, यह पौधों के विभिन्न भागों पत्ती तना में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। यह पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। तो कौन करता है? तो ये पैरेनकाइमा है, ठीक है। और यहाँ से जब आप जाएंगे आगे, सरल अस्थायी ऊतक कौन कौन से हैं? यानी कि सरल अस्थायी ऊतक कौन कौन से हैं? तो सरल अस्थायी ऊतक हैं कैलेनकाइमा और पैरेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा, ठीक है। तो यानी कि उपरोक्त सभी जो है कि राइट आंसर है। ये सभी क्या हैं? सरल अस्थायी ऊतक के प्रकार हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से जब आप जाएंगे, यहाँ से देखिएगा सरल अस्थायी ऊतक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हेडिंग। और यहाँ से देखिए पैरेनकाइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल अस्थायी ऊतक है। यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। ये जीवित कोशिकाएं हैं, ये प्रायः बंधन मुक्त होती हैं
और भोजन का भंडारण भी करती हैं। और जब इसके नीचे जाएंगे तो देखिएगा विभिन्न प्रकार के सरल ऊतक, यहाँ पे देखिए विभिन्न प्रकार के सरल ऊतक में क्या है, पेरेन्काइमा है और कालेन्काइमा है, और जब आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो तीसरा यहाँ पे क्लेरेन्काइमा है। ठीक है, तो ये तीनों प्रकार थे। और इन तीनों जो है कि प्रकार में आप जो है कि देखेंगे यहाँ से 16 नंबर का प्रश्न, एक विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी रूप और आकार लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यानी कि एक विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी रूप और आकार लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो विभेदीकरण कहते हैं। ठीक है, और ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जब फ्रेंड्स आप यहाँ से 17 नंबर के प्रश्न को देखेंगे तो सरल अस्थायी ऊतक जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। तो सरल अस्थायी ऊतक जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, तो क्लोरेन्काइमा कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर है। वो सरल अस्थायी ऊतक जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है वो क्लोरेन्काइमा में होता है, यहाँ से ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ से जब आप देखेंगे तो इन स्थितियों में कुछ पेरेन्काइमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। स्थितियों में इन ऊतकों को क्लेरेन्काइमा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका प्रश्न बना था। और यहाँ से जब आप जाएंगे, जिन पेरेन्काइमा के लिए बड़ी गुहिकाएँ होती हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहेंगे यहाँ पे एरेन्काइमा। ठीक है, तो एरेन्काइमा ऑप्शन नंबर सी। और एरेन्काइमा का कार्य क्या होता है, तो एरेन्काइमा का कार्य ये होता है कि पौधों को तैरने के लिए हवा की बड़ी गुहिकाएँ होती हैं, उसे हम लोग एरेन्काइमा कहते हैं। ठीक है, तो एरेन्काइमा के बारे में यहाँ पे जब आप देखेंगे तो जिन कारण ये जल में उतरती हैं इस प्रकार पेरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं। ठीक है, ये जो है कि पौधों में लचीलेपन कुछ अन्य अस्थायी ऊतक कालेन्काइमा के कारण होता है। यह पौधों के विभिन्न भागों पत्तों में टूटे हुए लचीलेपन लाता है तथा पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। तो ये जिसके कारण ये जल में उतरते हैं या तैरते हैं, तो एरेन्काइमा के द्वारा ये संभव है। और यही जो है कि प्रश्न में बनाया था। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा 19 नंबर का प्रश्न, क्लोरेन्काइमा ऊतक की भित्ति किस कारण मोटी होती है, तो ये लिग्निन के कारण जो है कि मोटी होती है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितना बारीकी से प्रश्न बना है, और इसी तरह बारीकी से आपके एग्जाम में भी प्रश्न बनेगा। तो आपको जो है कि सभी प्रश्नों को कैप्चर बढ़िया तरीके से करना है। ठीक है, देखिए इस स्क्लेरेन्काइमा ऊतक की भित्ति किस कारण मोटी हो, तो ये लिग्निन के कारण जो है कि मोटी होती है। ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ से देखिए साफ तौर पे यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ से क्लेरेन्काइमा होता है। यह ऊतक पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है। हमने नारियल के रेशे युक्त छिलकों को देखा। देखिए नारियल का जो छिलका होता है ये स्क्लेरेन्काइमा ऊतक से बना होता है। ठीक है, और इन ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं, ये लंबी और पतली होती हैं क्योंकि इस ऊतक की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। तो यहाँ पे लिग्निन के कारण मोटी होती है, यहाँ पे यही मैं प्रश्न को बनाया था। और यहाँ से जब आप फ्रेंड्स आगे जाएंगे 20 नंबर के प्रश्न की तरफ, तो देखिए एपिडर्मल कोशिका पौधों की किस तरह रक्षा करती है। तो एपिडर्मल जो कोशिका होती है ये पौधों की किस तरह रक्षा करती है, तो ये जो है कि पौधों की रक्षा करती है जल की हानि के विरुद्ध, और यांत्रिक आघात में रक्षा करती है, और परजीवी कवक के प्रवेश को रोकती है। तो इस प्रकार जो है कि रक्षा करती है एपिडर्मल कोशिका पौधों की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है कि सारे प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, वह कोशिकाओं की सबसे बड़ी परत एपिडर्मिस है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। एपिडर्मिस प्रायः कोशिकाओं की एक परत की बनी होती है। शुष्क स्थानों में मिलने वाली पादपों में एपिडर्मिस मोटी हो जाती है, जल को क्षय से बचाव के लिए महत्वपूर्ण, और पौधों की पूरी तरह एपिडर्मिस से ढकी होती है। यह पौधों के सभी भागों की रक्षा करती है। और यहाँ पे जब आप देखेंगे, मैं क्वेश्चन नंबर 20 भी शायद यहाँ पे लिख दिया हूँ आपकी सुविधा के लिए। और यहाँ से देखिएगा एपिडर्मल कोशिका पौधों की बाह्य सतह प्रायः एक मोम जैसी प्रतिरोधी परत बनाती है। यह जल क्षय के विरुद्ध यांत्रिक आघात तथा परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा करती है, क्योंकि एपिडर्मल कोशिकाओं का उत्तरदायित्व तो रक्षा करने का है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है कि प्रश्न बना था। और यहाँ से देखिएगा रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो रक्त जो है कि एक तरल संयोजी ऊतक है, इसको जो है कि आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर है। रक्त एक क्या है, तो रक्त एक जो है कि तरल संयोजी ऊतक है, इसको जो है कि आप याद रखिएगा। ठीक है, तरल संयोजी ऊतक। ठीक है, तो इसको जो है कि आप याद रखिएगा।
और यहाँ से जब 22 नंबर के देखिए, यहाँ पे संयोजी ऊतक में रक्त का यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, इसे संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं? तो ये तरल होता है, इसलिए इसे तरल संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। और यहाँ से जब आप फ्रेंड्स जाएंगे यहाँ से 22 नंबर के प्रश्न की तरफ, तो देखिए तंत्रिका ऊतक, जो तंत्रिका ऊतक होता है ये किस चीज़ का बना होता है? जो संवेदना को प्राप्त और संचालित करता है। तो तंत्रिका ऊतक जो है कि ये बना होता है न्यूरॉन का। ये आपके जो है कि TRE 3 में पूछा गया प्रश्न है, इसको जो है कि आप देख लेंगे, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा तंत्रिका ऊतक किस चीज़ का बना होता है? जो संवेदना को प्राप्त और संचालित करता है, तो ये न्यूरॉन का बना होता है। और यहाँ से जब आप देखेंगे पेशी ऊतक के प्रकार कौन कौन से हैं, तो पेशी जो ऊतक होते हैं ये रेखित, आरेखित और कार्डिक होते हैं, यानी कि सभी जो है कि उपयुक्त राइट आंसर हैं ऑप्शन नंबर डी। यानी कि पेशी ऊतक के प्रकार हैं, कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है, रेखित, आरेखित और कार्डिक, ठीक है। यहाँ से इसको कैप्चर करेंगे। और ये दोनों प्रश्न देखिएगा, पेशी ऊतक के प्रकार, तो पेशी ऊतक के प्रकार देखिए रेखित, आरेखित और कार्डिक होते हैं। और तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन का बना होता है, जो संवेदना को प्राप्त और संचालित करता है। तो यहाँ से आपका जो है कि एक प्रश्न और यहाँ से आपका एक प्रश्न, ठीक है। और जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा निम्न में से कौन से पौधे के ऊतक हैं? तो पौधे के ऊतक जो है कि विभोज्य ऊतक और अस्थाई ऊतक, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर है। पौधों के ऊतक कौन है? विभोज्य ऊतक और अस्थाई ऊतक, ठीक है। तो यहाँ से ये आपके जो है कि राइट आंसर है। और देखिएगा यहाँ से पौधों के ऊतक के प्रकार, तो यहाँ पे देखिए पौधों के ऊतक के प्रकार कौन कौन से हैं? तो विभोज्य ऊतक तथा अस्थाई ऊतक, ये क्या है? पौधों के ऊतक के प्रकार हैं, ठीक है। यानी कि पौधों के ऊतक के प्रकार यानी 2 प्रकार के होते हैं, विभोज्य ऊतक तथा अस्थाई ऊतक, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा विभोज्य ऊतक एक विभाज्य ऊतक है, यह पौधों के वृद्धि वाले भाग में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न आपका बना था। और फ्रेंड्स देखिए आज की जो है कि क्लास हमारी ख़त्म होती है, ठीक है, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 4 को, चैप्टर नंबर 5 को और चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट किया। और लगभग हम लोग 10 प्रश्नों को भी देखे कि इन तीनों चैप्टर से आपके जो है कि TRE 3 री एग्ज़ाम 6 to 8 मैथ और साइंस वाले में 10 प्रश्न लगभग इन तीनों चैप्टर से आए थे। तो ये सभी चैप्टर आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। और फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।